प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी दो पाठ्य पुस्तकें हैं, एक उपन्यास जो मेहंदी को रंग और दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन, जिसके संपादक हेतु भारद्वाज जी हैं। इस कहानी संचयन की आरंभिक 8 कहानियों का हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन किया है, विस्तार से चर्चा की है कहानियों की मूल संवेदना और मुख्य नायक का चरित्र चित्रण पर और उनके कथ्य पर और कहानी तत्वों का आधार पर उनकी समीक्षाओं पर। और इस पाठ्यपुस्तक की अंतिम कहानी है खोई हुई दिशाएं, जिसका मुख्य नायक चंदर हैं, जो दिल्ली जैसे महानगरी जीवन में अकेलेपन और अजनबीपन के असंपृक्तता के इस परिवेश से गुजरता है और उसे बहुत दुख होता है। हर जगह उसे निराशा और हताशा हाथ लगती है। कहीं भी शहरी इस यांत्रिक युग में, औद्योगिकरण के युग में उसे अपनापन नज़र नहीं आता है। तो इस कहानी को हमने पिछली हाल ही की 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पृष्ठ संख्या 89 तक हमने पढ़ लिया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम पृष्ठ संख्या 90 से आरंभ कर रहे हैं। तो देखिए, चंदर को लगा कि जिंदगी के 25 साल वे उन गाइडों के साथ खंडरों में बिता कर आया है, यानी जो गाइडेंस करने वाले होते हैं, जो ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराते हैं, उनके साथ उन्होंने 25 साल गुजार दिए हैं, जिनकी जीवंत कथाओं को वे कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाई गई और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है। और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई वे लाशें समाज को दे दी जाती हैं, उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता और आनंद भी उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता है, क्योंकि आनंद आते ही गाइडी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, ब्रिल क्रीम लगाते हो, लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी। और तभी चंदर को सामने पाकर आनंद रुक गया। हेलो, यहाँ कैसे, क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? सुनकर उसे हंसी आ गई। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए उसने पूछा। आज तो यूं ही फंस गया, आओ एक प्याला कॉफ़ी हो जाए, आनंद ने कहा। और फिर एक क्षण रुककर उसने दूसरी बात सुझाई, या और कुछ? चंदर ने उसका मतलब समझकर ना कर दी। उसने जोर दिया, चलो फिर आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस ज़िंदगी में? कहते हुए वह झूठी हंसी हंसा और धीरे से हाथ दबाकर पूछा, इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक नहीं और न उसे शर्म भी आई। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम हैं। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतज़ाम करके आया, उसने विश्वास को गहराते हुए कहा। यहीं रुकना, चले मत जाना। और वह जाता है और फिर नहीं आता। चंदर ये अच्छी तरह से जानता है। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस गया और मेज़ों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले पंडित के काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर मेज पर जम गया। हेलो, कोई एक अनजाना चेहरा बोला। बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ, और वह भी वहीं बैठ गया। दोनों के पास बात करने को कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, जिसका कोई तर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है। खोखली हंसी के ठहाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती हैं। 3 रास्ते अंदर आने और बाहर जाने के लिए हैं और चौथा रास्ता बाथरूम में जाता है। बाथरूम के पार्ट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी रहती हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देख कर लौटता है। और गेलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकलकर रख दी गई हैं और उधर वोल्गा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होंगी। और अभी एक जोड़ा भीतर आया।
महिला सजी सजी धजी हैं और उसके जूड़े में फूल भी हैं। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें जैसे कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा है, उनमें भी अपनापन नज़र नहीं आता चंदर को। लेकिन जब महिला बैठने के लिए मुड़ी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा दिया। उसके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ भी नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही हैं और साथ वाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं, आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है, अगर न होती तो सवाल ही नहीं था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि इधर उधर भी देखा जाए। यानी कहने का तात्पर्य उन पति पत्नी में भी अपनापन नहीं है, उनमें भी एक तरह से एकांकीपन और अजनबीपन है। बेरा उनकी मेज पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खाकर दांत कुरेदने लगता है और वह महिला रुमाल निकालकर अंदाज से लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बेरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है, जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। आदमी जरा ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदर का मन और भी भारी हो गया। अकेलेपन का नागपाश जैसे और भी उसमें कस गया है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरह उसने गहरी नज़रों से देखा और सोचा कि अजनबी ही सही, पर इससे उसे पहचाना तो इतनी पहचान भी बड़ा सहारा दे जाती है। यानी कहीं हल्का सा अपनापन भी कहीं नज़र आता तो बहुत बड़ा बल मिलता मनुष्य को। अपनी ओर चंदन को देखते हुए पाकर साथ वाला दोस्त कुछ कहने को हुआ, पर जैसे उसे कुछ याद ही नहीं आया। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं, मुझे याद पड़ता है कि। कहते हुए रुक गया। चंदर का जो पूरा शरीर झंझना उठा। एक घूंट में बची हुई कॉफ़ी पीकर उसने बड़े संयम स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। उस आदमी ने आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं की। सीधे साधे वे अनजान संबंध को मजबूत बनाते हुए कहा, आज राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी। और कॉफ़ी के पैसे देकर सिगरेट सुलगाता हुआ उठ गया। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ा। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े थे और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा था। चंदर वहीं जाकर खड़ा हो गया। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा था। नीचे पीले पत्ते पड़े थे और उसके पैरों से दबक कर चुरमुराने लगते थे और पीले पत्तों की वह आवाज़ उसे वर्षों पीछे खींच ले गई। इस आवाज़ में एक बहुत गहरी पहचान थी। उसे बड़ी राहत सी वहाँ मिलती हैं। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे और वह राह पर बहुत साल पहले इंदिरा के साथ एक दिन वे चला जा रहा था। तब कुछ भी नहीं था और उसके सामने वे खंडरों में अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा था। और तब इंदिरा ने ही उससे कहा था, चंदर तुम क्या नहीं कर सकते। और इंदिरा की उन प्यार भरी आँखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ ले जाएगी इंदिरा, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी मेरी खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं मैं किनारे लगूं, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। और इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो आए थे और उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में सुखी रहूँगी। यानी दोनों एक दूसरे के प्रेमिका। यानी चंदर जो है इंदिरा से बहुत प्रेम करता था लेकिन शादी के लिए मना कर रहा था और चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी और उसकी कंटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत झलक रही थी। माथे पर आई हुई लठ छूने को उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया था। इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती हुई मछलियों की तरह झलक जाते थे। उसने कहा था, आओ इधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। सरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी और ज़मीन पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थी और उनके कुचलने से कैसी प्यारी आवाज़ आ रही थी। दोनों बेंच पर बैठ गए थे और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर उंगली से लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बातें बहुत सी थी जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा था और शर्मा गई थी।
फिर उसी बात पर आ गई थी जैसे उसकी एक बात में सारी बातें छिपी हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तब चंदर ने कहा, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खानाब दोषों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूँगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूँ तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी और सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकती हो। मेरे तो सिर पर कफन बंधा है और मेरा क्या ठिकाना है। तुम चाहो जो कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतज़ार करती हूँ तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने पूछा था, इधर कुछ लिखा? हाँ, धीरे से चंदर ने कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था। और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथों से डायरी बढ़ा दी थी। इंदिरा ने फौरन डायरी अपनी किताबों में रख ली थी और बोली थी, अब ये कल मिलेगी। इस बहाने तो कम से कम तुम आओगे मेरे से मिलने के लिए, इसलिए ये डायरी तुम्हें कल मिलेगी, आज नहीं। नहीं नहीं, मैं डायरी अपने साथ ले आऊँगा, मुझे वापस दो। और चंदर ने कहा था तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही थी और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयाँ और बढ़ गई थी। हार कर चंदर वापस चला आया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा तो इंदिरा ने कहा था, इसमें मैंने भी लिखा है, पढ़कर फाड़ देना ज़रूर से। मैं नहीं फाड़ूंगा तो खुट्टी हो जाएगी या नाराज़ हो जाऊंगी। और इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था और उस वक्त उसके मुंह से बेहद बचपने की बात भी बड़ी प्यारी लगी थी। और एक दिन इंदिरा घर आई थी और इधर उधर से घूम घाम कर वे चंदर के कमरे में पहुंच गई थी। और तब चंदर ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया था और उसके गोरे माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रह गया था। और अनजाने ही उसने अपने होंठ इंदिरा के माथे पर रख लिए थे और इंदिरा की पलकें झपक गई थी और रोम रोम से एक सुगंध फूट उठी थी और उसकी अंगुलियां चंदर की बाहों पर थरथराने लगी थी और माथे पर आया पसीना उसके होंठों ने सोंख लिया था। रेशमी रोम पसीने से चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी कि वे प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होठों तक भी नहीं आई थी। तब से उसे वे शब्द हमेशा याद आते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते, वही शब्द। और एक बस आई और ठिठक कर चली गई। तब चंदर को एहसास हुआ कि वह बस स्टॉप पर ही अभी तक खड़ा है और वह गहरी पहचान कहीं और कहीं कोई तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी यहीं दिल्ली में, यानी केवल उसी की स्मृति में वह बस स्टॉप पे खड़ा खड़ा ये पूरा वृत्तांत वह कह रहा है। लेकिन उसके पास भी वह जाता और अपनापन खोजने की कोशिश करता, लेकिन अपनापन उसे भी वहाँ पर भी नहीं मिल पाता है। वह दिल्ली में ही है। 2 महीने पहले ही तो वह उनसे मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में 4 बरस पहले की पहचान थी और उसने अपने पिता से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदतें मैं खूब जानती हूँ। और इंदिरा के पति ने बड़े खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और इंदिरा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की ही तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान किया था, चंदर को दूध से चिढ़ है और कॉफ़ी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर 2 चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला ख़राब हो जाएगा। ये एक तरह से इसके जीवन से जुड़ी हुई, चंदर के जीवन से जुड़ी हुई एक तरह से बातें हैं। कहकर वे खिलखिलाकर हंस दी थी और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताज़ा कर ली थी। सचमुच चंदर को 2 चम्मच चीनी चंदर नहीं पी सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली अंतिम ऑनलाइन कक्षा में ये कहानी आपकी 9वीं कहानी पूर्ण हो जाएगी, यानी कहानी संचयन ये पाठ्य पुस्तक पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में हम आपके उपन्यास जो है जो मेहंदी को रंग, उसका हम समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। प्यारे विद्यार्थियों, आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें भेजें ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें और इन PDF नोट्स और इन वीडियोज का फ़ायदा उनको मिल सकें।
और महाविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हम आपके यूट्यूब चैनल इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं ताकि हर सूचना आप तक पहुंच जाए। एक बार पुनः अनुरोध आपसे कि इन वीडियोज़ को आप लाइक करें, कॉलेज की यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।